हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मौर्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझेंगे और जानेंगे, जो कि 6 चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का मैथ 1 का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया और जान लिया तो ये पूरी लाइफ आपको सपोर्ट करने वाला चैप्टर है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब होता है पैसे के लेन देन, पैसे के व्यवहार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जो बेसिक है। थ्योरेटिकल चैप्टर के हिसाब से मैं थोड़ा सा थ्योरी है, तो इसके हिसाब से मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज सारे मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं मैं वाइट बोर्ड पर ही कराता हूँ, क्योंकि बिना वाइट बोर्ड के मैथ समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ कुछ बेसिक नॉलेज की बातें हैं जो कि हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब दिया है हमको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स स्ट्रक्चर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इसके बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्या दिया है कि एवरी इन्वेस्टर फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटीज एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। कुछ जो हमारे लिए एकदम ज़रूरी चीज़ें रहती है उस पर हम पहले खर्च करते हैं। इसके बाद जो हमारा कुछ पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं, या उस पैसे को हम सेव करते हैं। ठीक है। वन आल्सो यूजेज द सेविंग टू मेक अ केयरफुल्ली कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट। और जो हमारी बचत होती है, इस पैसे को हम क्या करते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। हमको प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि पैसे को प्रोटेक्ट करना, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हमारी जिम्मेदारियों को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा क्या होता है, इससे हमारी जो वेल्थ रहती है, वेल्थ में ग्रोथ हम कैसे ला सकते हैं, जो कि हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत ही संभव है। ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज यूजफुल टू मेकिंग प्रोविजन फॉर प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस दैट ईच ऑफ अस हैज़ टू मीट इन आवर लाइफ। इसके लिए बताया गया है कि जैसे कुछ तो प्रिडिक्टेबल में क्या होता है, जो हमको पूर्वानुमानित है, पहले से पता होता है, और कुछ अनप्रिडिक्टेबल में जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, उसको हम अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड अदर एक्सपेंस ऑफ फॉर देम, ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है। बच्चे को पढ़ाई कराना है, मतलब फ़ंड की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी, तो ये सीधी सी बात है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। कैपिटल फॉर प्रोफेशन और बिजनेस, कोई भी हमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी हमको पैसे की ज़रूरत लगती है। बाइंग अ व्हीकल, एक गाड़ी खरीदना है तो इसके लिए भी हमको फंड या मनी की ज़रूरत पड़ती है। बाइंग अ बिल्डिंग अ हाउस, हमको घर लेना है, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, हमारे बुढ़ापे, मतलब जो हम अबव 60 के बाद हमारी कुछ ज़रूरतें रहती है, कुछ नेसेसिटीज रहती है, तो उसके लिए भी हमको प्लानिंग करके रखना पड़ता है, जिसको हम प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस के कैटेगरी में रखते हैं। अनप्रेडिक्टेबल में क्या आता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। मेडिकल एक्सपेंस फॉर फैमिली मेम्बर, कोई घर में अचानक से बीमार पड़ गया, उसके लिए जो मेडिकल का खर्चा लगता है, ये भी अनप्रेडिक्टेबल है। लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कुछ ज़्यादा डेंजर कंडीशन में, तो उसको भी जो उसकी क्षति होती है उसको हम अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। सडन डेथ, कोई अचानक से एक्सपायर हो जाए, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या प्रेडिक्टेबल है, क्या अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में जाना और समझा। आगे हम पढ़ेंगे सेविंग। सेविंग क्या होता है, इट इज़ आवर ओन बेनिफिट टू कीप आवर सेविंग सेफ एंड मेक देम ग्रोथ। पहली बात तो हमको सेविंग करना चाहिए। सेविंग करने के बाद जो हमारी बचत होती है, इसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे क्या हो कि हमारी मनी सेफ भी रहे और उसमें ग्रोथ भी होए। जिसके लिए हमको सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा सपोर्ट हमको बैंक करती है। अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में पैसा क्या है, सेफ़ रहता है, या पोस्ट ऑफिस में पैसा हमारा सेफ़ रहता है। ठीक है। तो आगे हमको दिया है कि पैसे कहाँ कहाँ पे अगर हमने पैसे रखा है, तो सिर्फ बैंक में रखेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको
छोटा मोटा इंटरेस्ट उससे मिलेगा, या अगर उसको आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या कहीं रिकरिंग अकाउंट के जगह आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे से हम क्या है पैसा और बना सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर दिखाया गया है जिसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। सैलरी अकाउंट, पीएफ, पोस्टल ऑफिस, इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो इसको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे जरिए बताए गए हैं कि हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। आगे इन्वेस्टमेंट, अब जो पैसा हम बचाते हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब कि हम सोचते हैं कि जो पैसा पड़ा है हमारे पास ऐसी जगह पे लगाया जाए कि जो हमारा पैसा भी सेफ रहे और उस पैसे से ही क्या होए, हमको कुछ अर्निंग भी हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मे बी अर्निंग भी हो सकता है, मे बी लॉस भी होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ही होता है, ठीक है। आगे हमको यहाँ पर बताया गया है स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे दिया है कि सामराव इनकम 15 एंड 16 आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस। जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है उन्होंने टैक्स पे किया, टैक्स पे करने के बाद इनके पास क्या हुआ 6,40,000 रुपीज़ बचा है। अब जो पैसे बचे तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग लगा के कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सोचा। तो कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2,000 रुपीज़ पर मंथ इंश्योरेंस के लिए उन्होंने पैसे को कर दिया, इंश्योरेंस अपना चालू कर दिया। 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम इनटू हिज प्रोविडेंट फंड, उनका जो पीएफ के लिए एक पीएफ चालू किया जिसमें क्या किया कि जो उनकी बचत हो रही है बचत का 20% पीएफ अकाउंट में जाएगा। और क्या किया उन्होंने कि 500 रुपीज़ घर पे जो कि इमरजेंसी एक्सपेंस में काम दे उसके लिए 500 रुपीज़ की बचत पर मंथ के हिसाब से चालू कर दिया। तो अब उनकी देखिए एक्सपेंस क्या हो रहा है और बचत क्या हो रही। हाउ मच मनी डज ही हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग पूछा जा रहा है, तो इनका स्पेंडिंग का पूछा जा रहा है। एनुअल इनकम जो है, इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे तो उनकी एक्चुअल सेविंग आ जाएगी, या जो इन्होंने अभी तक स्पेंड का डेटा दिया है उससे हम इनकी स्पेंडिंग निकाल लेंगे। अब देखिए 2,000 रुपये पर मंथ है तो 12 महीने तक ये इंश्योरेंस भरेंगे तो 12 दूना कितना हुआ 24, 24,000 रुपीज़ तो इनका इंश्योरेंस प्रीमियम गया। कंट्रीब्यूशन इन पीएफ फंड में 6,40,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 1,28,000 रुपीज़ होता है। अमाउंट पुट असाइड फॉर इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक छोटी मोटी बचत को साइड में रखना चालू किया तो 500 रुपये की बचत पर मंथ कर रहे हैं तो 12 महीने में 12×5=60 होता है। 6,000 रुपीज़ इनका एक्सपेंस हो गया इमरजेंसी के लिए। अब टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो इन्होंने प्लान किया वो कितना एक्सपेंसेस है इनका 24,000 प्लस 1,28,000 प्लस 6,000, 1,58,000 रुपीज़ इनका क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब अवेलेबल अमाउंट ऑफ ईयरली एक्सपेंस कितना हो रहा है इनका, अभी इसके बाद जो एक्सपेंस का इन्होंने बताया एक्सपेंस के बाद उनके पास कितने पैसे बच रहे हैं। तो 6,40,000 इनका टोटल बचत था, उसमें से 1,58,000 का एक्सपेंडिचर बताया इन्होंने, तो अभी इनके पास उसको माइनस करने के बाद 4,82,000 रुपीज़ एक्चुअल इनकी बचत आएगी। आगे हम देखते हैं कि सेकेंड एग्जांपल हमको दिया है शाह इन्वेस्टेड 3,20,000 इन अ बैंक 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमने आपको सिखाया है, बताया है और बहुत इजी होता है। इसका फार्मूला है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और N मतलब टाइम। इससे जो भी निकलेगा आपका अमाउंट निकलता है। अमाउंट से आप अगर क्या करेंगे, जो आपका प्रिंसिपल रहता है उसको माइनस कर देते हैं तो इंटरेस्ट निकल जाता है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है या इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लिया या दिया जाता है, ठीक है। और आगे उन्होंने क्या किया, ही आल्सो इन्वेस्टेड 2,40,000 इन अ म्यूचुअल फंड।
3,20,000 रुपये तो उन्होंने बैंक में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से डिपॉजिट कर दिया और 2,40,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। एट मार्केट रेट ही गॉट 3,05,000 आफ्टर 2 years। मार्केट रेट के हिसाब से उनको क्या हुआ कि 2,40,000 जो इन्वेस्ट किए थे कहाँ पर, म्यूचुअल फंड में, उसमें उनको 3,05,000 रुपये टोटल मिला। अब पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिड ही गेन, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, विच ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल। अब एक तो पैसा इन्होंने बैंक में रखा और दूसरा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में। अब दोनों पैसा लगाने के बाद जो इनको इनकम हो रही है, इनकम कैलकुलेट करने के बाद पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ पर लगाना उनके लिए प्रॉफिटेबल रहा। ठीक, वी सेल फर्स्ट कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द मनी इन्वेस्टेड इन द बैंक। अभी जो मैंने फार्मूला बताया, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, और फार्मूला हमारा होता है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 और n। ठीक है, और माइनस पी कर दिए तो हमको इंटरेस्ट निकल जाता है। दोनों फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट अमाउंट निकालिए। अमाउंट के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इनका है 3,20,000 और यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस रेट है 10%/100 और ब्रैकेट क्लोज है और 2 साल के लिए इन्होंने पैसा लगाया है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3,20,000 और यहाँ पर हम उसको फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 11/10 मिलेगा। 11/10 इंटू 11/10 कर देंगे तो हमको, और जो 3,20,000 में देखिए 11/10, 11/10 में 2 0 से कट जाएगा, बचेगा 3,200। 3,200 में 11 का 11 में गुणा करेंगे 121। 121 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर उनका इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं या अदरवाइज आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 67,200 रुपीज़ इनको इंटरेस्ट मिला। अब जो बैंक में इन्वेस्ट किए थे उस पैसे पे 67,200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला विदाउट रिस्क। आगे दिया है कि अब इस पे परसेंटेज उनको बेनिफिट कितना हुआ, तो देखेंगे 3,20,000 रुपये पे परसेंटेज मतलब 100% पर कितना उनको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, उसको निकालने के लिए 100 इंटू जो इंटरेस्ट रहता है अपान जो अमाउंट लगाए रहते हैं या प्रिंसिपल बोल के आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 21% तो उनको बैंक से प्रॉफिट मिला। ठीक है, 3,20,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है। अब आगे क्या हुआ कि द अमाउंट मिस्टर शाह गॉट द एंड ऑफ 2 years, 2 years में उनको मिला 2,40,000 रुपये लगाए थे 65,000 मिला। अब देखिए 3,20,000 लगाने पे 67,200 कमाए और 2,40,000 मतलब उससे कम पैसा लगाए 65,000 कमाए। मतलब करने का क्या है कि सीधा सीधा देखने पे आपको क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट का परसेंटेज देख लेते हैं तो टोटल इंटरेस्ट मिला है 65,000 इंटू 100 हो जाएगा और अपान 2,40,000 हो जाएगा। आप इससे डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू आपको आएगा 27.08% प्रॉफिट या रेशियो, मार्जिन का रेशियो आ गया ईयरली। अब एक जगह 21% आ रहा है मार्जिन और एक जगह 27.08% आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि 27 ज़्यादा है 21 से। तो हमारा पैसा कहाँ पर ज़्यादा इनकम दे रहा है, जो हम पैसा कहाँ पर लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड में, ये हमारे लिए बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ बताना है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा गुणा भाग नहीं है, इसके लिए मैं स्क्रीन के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। आगे दिया है शेख इन्वेस्टेड 4 लाख इन अ ग्लास इंडस्ट्रीज। एक
शेख नाम के कोई आदमी हैं, उन्होंने क्या किया कि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है ग्लास की इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे कांच वगैरह बनता है या कांच का उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 2 ईयर ही रिसीव्ड 5,20,000। 2 साल बाद क्या हुआ कि उनको 4 लाख रुपए जो लगाए थे उससे इनकम वगैरह लेकर कितना हो गया, 5,20,000 रुपये मिला। पुटिंग असाइड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टेड हिज गेन्स इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब उन्होंने क्या किया कि 2 साल बाद जो उनका मुद्दल था, जो प्रिंसिपल था, उसको साइड में करके जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर मार्केट में डाल दिया। रेशियो क्या रखा, 3:2। मतलब अगर उनके पास 5 रुपये है तो 3 रुपये क्या किया उन्होंने बैंक में डाला फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, और बाकी जो बचा उसको शेयर मार्केट में 3:2 के रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया। हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड ओरिजिनल इन ईच द स्कीम। अब आगे पूछ रहा है कि उन्होंने पैसा जो लगाया उसमें कितना कितना कहाँ पर लगाया। देखिए 2 साल बाद उनको मिला है 5,20,000 और पहले पैसा लगाया था कितना उन्होंने, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 1,20,000 रुपये उनका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसी प्रॉफिट को उन्होंने 2 जगह इन्वेस्ट किया, बैंक में और शेयर में। ठीक, तो अब इसको हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दें। 3 2 5 कितना होता है, 5। ठीक, तो हम पहले 3/5 निकाल लेंगे, जो आएगा आपका 72,000। इतना पैसा तो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। और आगे आप निकालेंगे 2/5 किसका, ऑफ 1,20,000 का, तो ये आ जाएगा 48,000 जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। बस यही सिंपल सी बातें आपसे पूछी जा रही। द रेशियो ऑफ अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 5:4 है। यहाँ पर दिया है कि मिस्टर अनिल की मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर, जो उनकी कमाई है और जो खर्चे हैं, उसमें क्या दिया है यहाँ पर 5:4 का रेशियो दिया है। मतलब 5 रुपये इनकम है तो 4 रुपये खर्चे हैं। बचत यहाँ पर 1 रुपये है, 1 रुपये है अगर हम इसको देखें जो इनका रेशियो है। अब अगर उनकी लाख रुपये इनकम रहेगी तो लाख का 40 यहाँ पे 5 और 4 का रेशियो में बिठाना पड़ेगा। लाख रुपये इनकम तो 80,000 रुपीज़ इनका एक्सपेंस आएगा। और ऐसे ही अमन द सेम फिगर इज 3:2। ठीक, दिया है अमन का और अनिल का, 2 लोगों का दिया हुआ है। आगे दिया है कि आल्सो 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम इज इक्वल टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम। अमन की 4% की इनकम इक्वल टू अनिल की कितनी है, 7% की इनकम के बराबर है। इफ़ अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 96,000, अनिल का कितना बता रहा है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर 96,000 है तो अमन्स एनुअल इनकम, अमन की एनुअल इनकम पूछी जा रही है, और सेविंग मेड बाय अनिल एंड अमन, और अनिल और अमन द्वारा सेविंग कितना की गई है उसके बारे में बताया जाए। वी नो द सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अनिल्स इनकम टू एक्सपेंडिचर 5:4 है। ठीक, तो सपोज अनिल की इनकम कितनी 5x और एक्सपेंस कितने हैं 4x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि अनिल की जो मंथली इनकम है 96,000। ठीक है, और यहाँ पर बता रहा है कि 5x इक्वल टू 9,600। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 5 में चला जाएगा, 1920 आ जाएगा। अमन्स इनकम का यहाँ 3:2 दिया है, तो अमन्स इनकम हो जाएगी 3y और अमन्स की एक्सपेंडिचर हो जाएगी 2y। ठीक है, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मंथली एक्सपेंडिचर किसका आ रहा है, अनिल का। ठीक है, अनिल का आएगा 4x, x की वैल्यू हमने निकाल लिया है तो 4 × x की जगह 1920 रखेंगे, 7680 एक्सपेंस आ जाएगा। आगे दिया है अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर 7680, अनिल सेविंग
1920 होगा। ठीक है। अब 4% ऑफ अमन इनकम इक्वल टू 7% ऑफ अनिल इनकम दिया है। ठीक है। अब देखिए 4% किसका होगा, इंटू 3y, अनिल का 3y है इनकम, इक्वल टू 9600 इंटू 7/10, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान में 12 चला जाएगा, 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 होता है, 8 7 56, 5600 रुपये क्या निकल के आ गया यहाँ पर, y की वैल्यू निकल के आ गई। अमन की इनकम कितनी है 3y, तो 3 इंटू 5600 करेंगे 16,800 रुपीज़ आ जा रही है। ठीक है। अमन्स एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2y इक्वल टू 2 इंटू 5600 11,200 होगा। अमन सेविंग है 16,800 माइनस 11,200 5,600। अमन्स मंथली इनकम कितना है 16,800 और अमन सेविंग कितना है 5,600। मंथली सेविंग अनिल की कितनी है 1920। तो इस तरह से इसको करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे हमको दिया हुआ है कि अमिता इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ 35,000 रुपीज़ एट 4% एंड द रेस्ट एट 5% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अमिता इन्वेस्टेड सम पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको अलजेब्रा का फार्मूला को अपनाना पड़ेगा। ठीक, 5% इन्वेस्ट कर रही है 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट पर। ऑल टुगेदर हर गेन वाज 1530 और दोनों से जो इनकम हुई, इनकम मिलाकर कितनी हो रही है 1530 है। फाइंड आउट द अमाउंट सी हैड इन्वेस्टेड एट द 2 डिफरेंट रेट्स। राइट योर आंसर इन वर्ड। इन्वेस्टमेंट किस पे, मान लीजिए पैसा तो टोटल 3500 रुपये है, तो उसको x रुपीज़ मान लीजिए 4% से उसने इन्वेस्ट किया, तो x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू 4/100 हो जाएगा। तो इसका निकल जाएगा इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट y रुपीज़ किया है 5% पे, तो y इंटू 5/100। अब देखिए x प्लस वाई दोनों पैसे को जोड़ के उसका कितना होना चाहिए 35,000 होना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसे 4% पे लगा है, कुछ पैसे 5% पे लगा है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा कि x का 4/100 प्लस 5y/100, ये जोड़ के आ रहा है 1530 रुपये। अब x और y की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है। x और y की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम इसको अच्छे से निकाल सकते हैं, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। एक्टिविटी में दिया है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले 5 चैप्टर जो हमारा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या उसको हमने अच्छे से किया है, जो कि आयु संबंधी क्वेश्चंस थे जिसमें हमने सॉल्व किया है। उस तरह से इसको भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, वा तो y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। जिसकी वैल्यू आ जाती है किसी न किसी स्टेटमेंट में, किसी इक्वेशन में आप उसको पुट कर दीजिए। पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके आगे हमको प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 दिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 6.1 मैंने वाइट बोर्ड पे इसको कराया हुआ है। आप चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा 6.2 है प्रैक्टिस सेट। उसके पहले कुछ बेसिक नॉलेज दिया गया है कि हम टैक्सेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जो थियरी है उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो
को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सब आपके दोस्त जो लॉकडाउन में ऐसे ही बैठे हुए हैं, इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, उनको एक पढ़ने का सहारा मिल जाए और आपको भी वो अच्छे से याद करेंगे कि हाँ, जो भी आपने चैनल का हमको लिंक दिए हो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।